सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं बताऊं, हमारा टॉपिक चल रहा था हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप, जिसमें कल हमने अपरदनात्मक स्थल रूपों को देख लिया था। और आज हम बात करेंगे तो इसके निक्षेपात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूप, ठीक ना। तो आज हम इसके निक्षेपात्मक स्थल रूप देखेंगे। सबसे पहले कौन सा होता है दोस्तों, इसमें मोड़ होता है। इसे इंग्लिश में मोरेन कहते हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में मोरेन कहते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है, हिमनद अपने साथ में बारीक कणों से लेके मोटे मोटे शिलाखंडों तक का को लेके जाती है, ऐसे ना उसका परिवहन करती है। अब क्या होता है दोस्तों कि वो जब उनका भार नहीं उठा पाती है या उनको अपने साथ नहीं ले जा पाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं निक्षेपित कर देती है, ठीक है। जब उन्हें निक्षेपित कर देती है तो वो जहाँ पर भी निक्षेपित होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम हिमोड़ कहते हैं। अब देखो देख लेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये कोई हिमनद है, ठीक है। ये हिमनद है और ये इसकी सहायक कोई घाटी आई है, मान लेते हैं, है ना। ये हिमनद है। यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ पर इनका निक्षेप कर देगी, सही ना। ये यहाँ पर इस प्रकार से इनका निक्षेप कर देगी, ठीक है। और यहाँ पर कर देगी मध्य में, है ना। लास्ट में इस प्रकार से इसका ये निक्षेप कर देती है, ठीक है। दोस्तों इन्हीं को कहते हैं हिमोड़, है ना। ये हो जाएगा पार्श्व हिमोड़, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों मध्य हिमोड़, ये वाला हो जाएगा अंतिम हिमोड़, ठीक ना। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हिमनद ने, है ना, ये हिमनद हिमनद इस प्रकार से बह रहा है तो इनका यहाँ पर निक्षेप कर दिया है, सही ना। जब निक्षेप कर दिया है तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े शिलाखंड वगैरह होते हैं या छोटी चट्टानें वगैरह होती हैं, तो जब हिमनद उनको अपने साथ नहीं ले जा पाता है तो उनको कहीं ना कहीं निक्षेप कर देता है। तो निक्षेप कर देता है तो उसी को हिमोड़ कहते हैं, सही है। अब इसको हम लिख लेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों हम। हिमनद अपने साथ, दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलेंगे। हिमनद अपने साथ बारीक कणों से लेकर, बारीक कणों से लेकर मोटे बड़े शिलाखंडों, है ना, बड़े शैल खंडों या शिलाखंडों तक का, शैल खंडों तक का परिवहन करती है, परिवहन करती है। जब हिमनद इन्हें, जब हिमनद इन्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती है, अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती तो वह इनका, यानी कि वह, यानी कि हिमानी, है ना, इनका यानी कि इन शैल खंडों का निक्षेप कर देती है, निक्षेप करती है, जिसे हिमोड़ कहते हैं, जिसे हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों सुनिए ना, ये आपको समझ में आया। इसको एक प्रकार से लिख लेंगे हिमोड़, या, है ना, या इसको ऐसे लिखेंगे हिमोड़ वह पदार्थ, हिमोड़ वह पदार्थ या मलबा है, या मलबा है
जो गतिमान जो गतिमान हिमानी द्वारा जो गतिमान हिमानी द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है, सही ना। यानी कि दोस्तों क्या होता है, देखो ये वही तो मलबा है, हिमानी तो आगे निकल गई है, ये पीछे रह गया है, सही ना, कहीं भी ये रह गया है। तो क्या है, हिमोर वह पदार्थ पदार्थ हो सकते हैं या मलबा है जो गतिमान हिमानी द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है, सही है। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे कि ये कितना होता है, इसके प्रकारों की बात करते हैं। हिमोर के प्रकार, ये 4 प्रकार का होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं। देखो, पार्श्व मोड, मध्यस्थ मोड और अंतिम मोड, सही है। एक इसका प्रकार होता है, आप लोग इतने इसको नोट करें। बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके प्रकारों की। देखो इसके 4 प्रकार होते हैं, है ना। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहले वाले की बात करेंगे, तो ये होता है पार्श्व हिमोड, ठीक है। देखो पार्श्व हिमोड दोस्तों कौन सा होता है, क्या है, ये हिम हिमानी बह रही है किनारों पर, सही है। ये इधर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। दोस्तों किनारों पर जो मलबे का निक्षेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व हिमोड कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, मतलब किनारों पर जहाँ पर प्रवाहित होती है ये हमारी हिमानी, और उसके किनारों पर जब इसका पदार्थों का निक्षेप हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, पार्श्व हिमोड कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हिमानी द्वारा जब पदार्थों का निक्षेप किनारों पर होता है, पदार्थों का निक्षेप किनारों पर होता है ना, किनारों पर होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं पार्श्व हिमोड। और क्या होता है ये, यानी कि पार्श्व हिमोड है ना, ये लंबे तथा सकरे सकरे कटक के रूप में होते हैं, कटक के रूप में होते हैं, सही है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे की। देखो दूसरा कौन सा है, मध्यस्थ हिमोड, है ना। दूसरा है ये वाला, ये पहला हो गया, ये दूसरा। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड या मध्य हिमोड, ठीक है। देखो ये क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो क्या होते हैं, जब कभी क्या होता है, जैसे दो हिमोड ये आपस में मिले, सी ना, दो हिमोड हिमोड मिले, तो इससे क्या होगा, इनके मध्य में यहाँ पर, है ना, तो मध्य में ये हिमोड भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। या क्या होता है, कभी कभी हिमानी अपने मलबे का निक्षेप मध्य भाग में करती है, जैसे उसका रास्ता होता है ना कोई भी, है ना। मान लीजिए देखो जैसे ये रास्ता है, तो इसके यहाँ पर मध्य में जब इसका निक्षेप हो जाएगा तो इसी को मध्यस्थ हिमोड कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, मध्यस्थ हिमोड। तो इसको लिखेंगे, जब हिमानी जब हिमानी जब हिमानी पदार्थों का निक्षेप पदार्थों का निक्षेप अपने मध्य मार्ग में करती है, सही ना, अपने मार्ग के मध्य में करती है। इस प्रकार से लिखेंगे, मार्ग के मध्य में करती है, तब इन्हें मध्य या मध्यस्थ हिमोड मध्य या मध्यस्थ हिमोड कहते हैं, सही ना। या फिर दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे हम, कि जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं,
है ना। जब दो हिमानी आपस में मिलती हैं तो ये अपने मलबे का निक्षेप मध्य में कर देती हैं, जिसे मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोग इनको उतारें, बात करते हैं तीसरे और चौथे प्रकार की। दोस्तों बात करते हैं अब इसके तीसरे प्रकार की। देखो तीसरा प्रकार है इसका ये वाला, यानी कि अंतिम हिमोड़, है ना। तो हम इसका तीसरा प्रकार लिखेंगे अंतिम हिमोड़। ये क्या होता है, देखो नदी क्या करती है, सॉरी हिमनद क्या करती है दोस्तों, हिमानी क्या करती है, जब मलबे का निक्षेप, सही ना, अपने बिल्कुल लास्ट में यानी कि मुहाने पर करती है। इसका मुहाना है ना, मैंने मुहाना आपको बताया था क्या होता है किसी नदी का या हिमानी का, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो नदी अपर्दन वाली देख ले, सही है। तो दोस्तों ये इसका मुहाना होता है। तो इसके मुहाने पर जब अपने पदार्थों का निक्षेप करती है तो उसी को कहते हैं अंतिम हिमोड़। से इसकी आकृति ऐसे होती है, घोड़े की नाल होती है या अर्धचंद्राकार, सही ना। देखो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल की जैसी, सही ना, इसकी आकृति अंतिम हिमोड़ की ऐसी होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जब हिमानी पदार्थों का निक्षेप अपने मुहाने पर करती है, अपने मुहाने पर करती है, तो इससे निर्मित स्थल रूप को तब इससे निर्मित स्थल रूप को अंतिम हिमोड़ कहते हैं, अंतिम हिमोड़ कहते हैं, सही ना। और इसका आकार कैसा होता है, बात करते हैं दोस्तों इसका आकार की। तो इसका जो आकार होता है, ठीक है, इसका आकार अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल जैसा, घोड़े के नाल जैसा या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कटक जैसा, सही ना। और दोस्तों फिर होता है लास्ट का होता है तलीय हिमोड़, सही ना। जो चौथा प्रकार होता है वो होता है तलीय हिमोड़। ये क्या होता है दोस्तों, जब जब हिमानी अपनी तली पर, सही ना, जब हिमानी अपनी तली पर पदार्थों का निक्षेप करती है तो उसी को क्या कहते हैं, तलीय हिमोड़ कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे, जब हिमानी पदार्थों का निक्षेप अपनी तली पर करती है, अपनी तली पर करती है, तो उससे क्या तलीय हिमोड़ का निर्माण होता है, सही है दोस्तों। तो ये तो हुआ हिमोड़। इसकी एक दो आकृति और है, उसकी बात करते हैं, आप इतने इसको नोट कर लें। दोस्तों अगली स्थलाकृति होती है ड्रमलिन, सही ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ड्रमलिन वाले से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्या होता है, जब हिमानी पदार्थों का निक्षेप करती है तो वो किसी टीले या ढेर के रूप में होता है, सही ना। तो टीले या ढेर के रूप में होता है, तो इसका जो आकार होता है वो लगभग इस प्रकार से उल्टी नाव, देखो बनाने की कोशिश करेंगे, बनता है तो ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाना कि उल्टी नाव के जैसा होता है ना, इस प्रकार से उल्टी नाव के जैसा होता है। इसमें ये ढेर या टीले होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ढेर या टीले होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, ये कभी कभी देखने में कैसे लगते हैं, जैसे कटे हुए उल्टे अंडे रखे हों, इस प्रकार से अंडे होते हैं ना कटे हुए उल्टे, तो इस प्रकार से अंडे रखे हों, तो इसका आकार कुछ कुछ ऐसा होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये दोस्तों 3D में अच्छा लगता है देखने में,
बना नहीं पाते हैं ठीक से। तो जैसे उल्टी नाव हो या फिर कटे हुए अंडे रखे हों, तो इसको लिख लेंगे दोस्तों कि हिमानी पदार्थों का निक्षेप ढेर या टीले के रूप में करती है, या टीले के रूप में करती है, जिसे ड्रमलिन कहते हैं। जिसे ड्रमलिन कहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, देखो अक्सर ये पूछा जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ड्रमलिन का आकार कैसा होता है, ठीक है। इसका आकार उल्टी नौका यानी कि नाव जैसा, या कटे हुए अंडों जैसा, ठीक है ना। इसका आकार नौका, उल्टी नौका या कटे हुए अंडों जैसा होता है, ठीक है। इसको देखें और बात करते हैं आगे। अगली आकृति है दोस्तों एस्कर। देखो एस्कर में क्या होता है, एस्कर क्या होता है, जब हिमानी पिघलती है ना, ठीक है, जब हिमानी पिघलती है तो वो रेत बजरी कंकड़ पत्थर, है ना, रेत बजरी कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है, उनका निर्माण ऐसे करती है लाइन से कटक के रूप में, है। देखो इस प्रकार से वो उनका निर्माण करती है लगभग कटक के रूप में, है ना। इस प्रकार से जब वो उनका निर्माण करती है ना, ये कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, इसमें रेत बजरी गाद जो भी है, ठीक ना। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लिख लेते हैं इसको। हिमानी के पिघलने पर, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे, हिमानी के पिघलने पर रेत बजरी गाद कंकड़ पत्थर इत्यादि के निक्षेप से निर्मित, इत्यादि के निक्षेप से निर्मित लंबे सक्रिय तथा लहरनुमा आकृति को या स्थल रूप को, सही ना, आकृति को या स्थल रूप को एस्कर कहते हैं। एस्कर कहते हैं, सही है। तो ये क्या होता है दोस्तों, और देखेंगे इसमें कि किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, किनारों का ढाल इसके तीव्र होता है, तीव्र ढाल वाले होते हैं, सही ना। दोस्तों इसमें और क्या लिखेंगे हम, इनका निर्माण झील, दलदल, ऊंची नीची भूमि में कटक के रूप में होता है, सही ना। इसका निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, कोई झील होगी या ऊंची नीची भूमि होगी या दलदली स्थान होगा, तो वहां पर एक कटक के रूप में एस्कर का निर्माण होता है, सही ना। तो ये दोस्तों एस्कर है और ये क्या है, हमारा ड्रमलिन है, सही है। आप लोग इसको देख लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है केम, सही ना। देखो क्या होता है, जब हिमानी कहीं से चलती है तो उसके अग्रभाग में, यानी कि शुरुआत में ही उसके
शुरुआत में ही कभी कभी क्या होता है, अवसादों का निक्षेप हो जाता है, सही है ना। जो मुहाने पर होता है उसे हमने अंतिम हिमोड़ कहा है, सही है। और जो इसके अग्रभाग में होता है उसको केम कहते हैं, सही है ना। ये हिमानी है, ये हिमानी इस प्रकार से जा रही है। तो जो शुरू में ही होता है दोस्तों इसके, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं केम, है ना। तो लिख लेंगे हिमानी के, हिमानी के अग्रभाग, हिमानी के अग्रभाग में अवसादों से, अवसादों के निक्षेप से निर्मित टीले, निर्मित टीले, इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, केम कहते हैं। और क्या इसमें क्या होता है कि किनारे का ढाल तीव्र होता है, किनारे तीव्र ढाल वाले, तीव्र ढाल वाले होते हैं, सही है दोस्तों। अगली आकृति होती है केटल, सही ना। देखो ये केटल क्या होता है, जैसे हिमनद यहाँ तक है, सही ना, ये हिमनद यहाँ तक है। अब क्या होगा दोस्तों, हिमानी यहाँ तक है, अब क्या होगा, ये हिमानी ऐसे पीछे हट जाएगी, सही ना। तो जब पीछे हट जाएगी तो यहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और इस गर्त में जल भर जाने से, जल भर जाने से एक झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब हिमानी पीछे हटती है, जब हिमानी दोस्तों पीछे हट जाती है तो उसके मुहाने पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है। हिमानी तो पीछे हट गई है, गर्त का निर्माण हो गया, बड़े गर्त का निर्माण हो गया है। अब उसमें क्या है, पानी भर जाएगा, जल भर जाएगा, तो उससे एक झील का निर्माण हो जाएगा। इसी झील को केटल कहते हैं, सही ना। तो इसी झील को केटल कहते हैं, ठीक है। यही झील दोस्तों केटल कहलाती है ना। ये केम था स्टार्टिंग में, अवसादों का निक्षेप। लास्ट में मुहाने पर जब हिमानी पीछे हट जाती है तो क्या होता है, बड़े गर्त का निर्माण हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हिमानी के, हिमानी के पीछे हटने पर, पीछे हटने पर इसके मुहाने पर, इसके मुहाने पर बड़े बड़े गर्तों का निर्माण, बड़े बड़े गर्तों का निर्माण हो जाता है, गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिसमें जल भरने से, जिसमें जल भरने से झील का निर्माण होता है, झील बन जाती है, जिसे केटल कहते हैं, केटल कहते हैं, सही है ना। ये होता है दोस्तों केटल। और दोस्तों अगली आकृति होती है हमक, सही ना। देखो हमक क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो ये झील होती है, इस झील में बड़े बड़े टीले होते हैं, सही ना। ये जल है, ये टोटल झील है, और ये क्या है, ये एक टीला है। तो इन्हीं टीलों को हमक कहते हैं, सही ना। तो लिख लेंगे केटल के, कैसे लिखेंगे इसको, केटल के मध्य में स्थित टीलों को, स्थित टीलों को हमक कहते हैं, हमक कहते हैं, सही ना। ये होते हैं दोस्तों हमक। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो था, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलों, सही ना। हिमानी से जितने भी स्थलों बनते हैं, पहले कल हमने अपरदनात्मक का अध्ययन कर लिया था, आज निक्षेपात्मक को भी देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा
और अगर समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, उस पर आप हमें बता सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।